Hello students, I Sonali Lokhande welcome you all in this video lecture. So आज हम लोग देखने वाले हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक सोल्यूशन है जिसके अंदर A भी मौजूद है और B भी मौजूद है और दोनों भी वोलेटाइल है, यानी कि जो वेपर प्रेशर होने वाला है वो A की वजह से भी होने वाला है और B की वजह से भी होने वाला है. ठीक है, तो देखो PA is directly proportional to zeta A, यानी कि partial pressure of the component A is directly proportional to its mole fraction and partial vapor pressure of component B is directly proportional to its mole fraction. ठीक है, ये हमने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा था. अब ये पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो ये जो सोल्यूशन बना है ना, ये दो कंपोनेंट से बना है. ठीक है, मतलब कि इसमें A का कंट्रीब्यूशन आधा है और P का कंट्रीब्यूशन आधा है, B का कंट्रीब्यूशन आधा है, दोनों का आधा आधा कंट्रीब्यूशन है ना. तो जो प्रेशर बनने वाला है ये इसकी वजह से आधा होगा, इसकी वजह से आधा होगा, इसलिए हम लोगों ने पार्शियल वेपर प्रेशर लिखा है. ठीक है, तो देखो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हटाने के बाद हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलता है. तो अभी हम लोगों का अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालना हो सोल्यूशन का तो हम लोग कैसे लिखेंगे, PA प्लस PB इज इक्वल टू PT. PT यानी कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, अब ये मैं कहती हूँ, नहीं ये मैं नहीं कहती, ये डाल्टन्स का लॉ कहता है. मतलब अगर कोई ऐसे क्लोज्ड सिस्टम है और उसके अंदर ढेर सारे गैसेस है और हमको पूछा कि वो क्लोज्ड कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर कितना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा हर एक कंपोनेंट का. तो ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग है. अभी हमें अगर पूरा का पूरा वेपर प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का तो हमको उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उसको ऐड करना पड़ेगा. वही हमने यहाँ पे किया है. तो देखो क्या आएगा, फिर इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दो. ये आ गया हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, बात बहुत सिंपल सी बात थी है, इसमें कुछ है नहीं वैसा. ठीक है, हो गया आपका ये. तो अभी हम लोगों को देखना है ग्राफ भी, जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का उसका एक अच्छा प्यारा सा ग्राफ भी होता है, तो वो हम लोग देखते हैं. यस, एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हम लोगों को लेना है कंपोजिशन. कंपोजिशन मतलब ए का कंपोजिशन कितना, बी का कंपोजिशन कितना, ये हम लोगों को प्लॉट करना है ऑन दी एक्स एक्सिस. ठीक है, अभी जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का और पार्शियल वेपर प्रेशर बी का, दोनों भी मैं एक ही ग्राफ में डिनोट करने वाली हूँ. ठीक है, चलो P naught A is equal to PA and P naught B is equal to PB. ऐसा कब होगा, P naught of A is equal to PA ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 होगा. ठीक है, ऐसा कब होगा, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ A होगा 1 और P naught B is equal to PB तब होगा जब मोल फ्रैक्शन ऑफ B होगा 1. ये सब कैसे होगा, क्या होगा, ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है. फिर भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ, अगर हमारे सोल्यूशन, अगर हमारे कंटेनर के अंदर पूरा का पूरा ए है, प्योर लिक्विड ए है और दूसरा उसमें कुछ भी नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन जो भी होगा वो पूरा का पूरा जो होगा वो सिर्फ लिक्विड ए की वजह से होगा. ठीक है, हमारा जो कंटेनर है उसके अंदर पूरा का पूरा अगर लिक्विड ए ही है और दूसरा कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन जो होगा वो ए का ही होगा, विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लाई करती है बिटवीन 0 to 1. वैसे ही अगर हमारे कंटेनर के अंदर पूरा का पूरा लिक्विड बी ही होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन भी 1 ही होगा. तो ऐसा है ये. ठीक है, तो अभी शुरुआत में मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड ए है, तो मोल फ्रैक्शन मेरा कितना होगा, 1 होगा. ठीक है, मोल फ्रैक्शन 1 होगा. अभी क्या हुआ, मैं
लिक्विड बी को भी उसमें ऐड कर रही हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड बी को भी धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं। तो क्या होगा, कंपोजिशन बी का बढ़ता जाएगा, बी का कंपोजिशन बढ़ता जाएगा और ए का कंपोजिशन घटता जाएगा। तो ऐसे 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 करके बी का कंपोजिशन तो बढ़ता जा रहा है और ए का कंपोजिशन घटता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे कंपोजिशन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम बोल सकते हैं विल बी इक्वल टू 1, यानी कि इसमें पूरा का पूरा बी है और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0, यानी कि इसमें ए बिल्कुल भी नहीं है। और शुरुआत में हमारे पास बी बिल्कुल भी नहीं था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अभी देखो PB is directly proportional to ZB and PA is directly proportional to zeta A, ठीक है, नॉट Z, zeta A। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो जब हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 है, मतलब क्या होता है, हमारे सोल्यूशन के अंदर बिल्कुल भी A नहीं है, पूरा का पूरा लिक्विड B ही प्रेजेंट है, A बिल्कुल भी नहीं है। अगर A बिल्कुल भी नहीं है तो उसका कोई मोल का फ्रैक्शन होगा, नहीं होगा, यानी कि उसकी वजह से कोई वेपर प्रेशर बनेगा, नहीं बनेगा। अगर वो है ही नहीं हमारे सोल्यूशन के अंदर तो उसका प्रेशर कैसे बनेगा, वो वेपर्स ही नहीं बनेंगे तो वेपर का प्रेशर भी नहीं बनेगा। तो इस वक्त हमारा PA होगा 0, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब हमारे पास पूरा का पूरा A ही है जिसमें दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, ऐसे वक्त पे हमारा प्रेशर कितना होगा कंपोनेंट A का, दैट विल बी इक्वल टू P नॉट ऑफ A, क्योंकि वो प्योर A होगा उस वक्त। और प्योर को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, P नॉट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हमारा P नॉट ऑफ A यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अभी इनके बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग ये लाइन को ज्वाइन करेंगे, ये ऐसा ग्राफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है बट एक्चुअल में देखोगे आप तो ये एकदम ऐसा स्ट्रेट होता है, रूलर से ऐसा स्ट्रेट होता है, ठीक है। और चलो, जब हमारे सोल्यूशन के अंदर बी बिल्कुल भी नहीं था और सिर्फ ए ही था, तब वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि बी है ही नहीं। बी है नहीं तो बी के वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर का प्रेशर भी नहीं होगा। तो उस वक्त हमारा PB होगा 0। और जब हमारे पास पूरा का पूरा बी ही है, मतलब दूसरा तीसरा उसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि P नॉट बी इज इक्वल टू PB? यस, ठीक है, क्योंकि हम P नॉट बी यूज कर सकते हैं क्योंकि पूरा का पूरा प्योर बी ही होगा। तो ये होगा P नॉट बी, हाँ, ठीक है। अब हमने मान लिया कि जो हमारा A कंपोनेंट है ना वो ज्यादा वोलाटाइल है और जो हमारा B कंपोनेंट है वो थोड़ा सा कम वोलाटाइल है। तो इसको हमने थोड़ा सा ऊपर रखा है, इसको थोड़ा सा नीचे रखा है, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये हमको ऐसी लाइन मिल जाएगी, ओके फाइन, ये ऐसी लाइन मिल जाएगी, ठीक है। इसको अच्छा रहने दो अभी। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, ठीक है। चलो, अभी ये जो लाइन है ये किसकी है, ये किसका वेरिएशन हो रहा है, ये वेरिएशन हो रहा है हमारे B का। तो ये लाइन है कंपोनेंट B की, दैट विल बी इक्वल टू P नॉट ऑफ B इंटू जीटा B। और ये क्या हो रहा है, ये A की लाइन होगी कंपोनेंट A की, तो ये होगा P नॉट ऑफ A इंटू जीटा A। दिस इज partial vapor pressure of component A and this is partial vapor pressure of the component B। देखो 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 क्या हो रहा है, जैसे उसका कंपोजिशन बढ़ता जा रहा है वैसे उसका partial vapor pressure भी बढ़ता जा रहा है। so this is partial vapor pressure। इसका इस एक्सिस पे क्या है, partial vapor pressure है हमारा, ठीक है। तो अभी हम लोगों को टोटल वेपर प्रेशर दिखाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दो जो लाइन, ये जो दो पॉइंट्स है उनको हम लोगों को ज्वाइन करना होगा। ये ना व्हाइट बोर्ड पे बहुत प्रॉब्लम आती है स्ट्रेट लाइन को खींचने में,
बट कंसेप्ट को समझो आप लोग, ठीक है। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास PT आएगा, दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है। तो ये इस तरीके का ग्राफ हम लोगों को मिलता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का। फाइन, लिख लीजिए। ओके, तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था, क्योंकि जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो उसके लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, इसकी लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। क्या होता है अगर हम एक वोलाटाइल ले और एक नॉन वोलाटाइल ले, तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ता है या कम होता है, क्या होता है एग्जैक्टली, ये हम लोग देखेंगे उस लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।